नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, यूपी डीजीपी ने सभी जिलों के एएसपी पुलिस कमिश्नरों को नए कानून के तहत दिए नए निर्देश। उत्तर प्रदेश में अगर वांछित अपराधी की गिरफ्तारी किसी दूसरे जिले से होती है तो वहां की पुलिस को सूचना जरूरी दी जाएगी। साथ ही जिस कोर्ट से गिरफ्तार अपराधी का वारंट जारी हुआ है वह कोर्ट अगर 30 किलोमीटर से दूर है तो गिरफ्तारी वाले जिले की संबंधित कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड भी अवश्य लिया जाएगा। नए आपराधिक कानून के तहत दूसरे जिले में गिरफ्तारी होने पर तय किए प्रावधान के बारे में यूपी डीजीपी ने सभी जिलों के ईएसपी अब पुलिस कमिश्नरों को ये निर्देश दिए हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड, 48 घंटे में 25 मौतें, योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मंगलवार को 51 जिलों में कोहरा छाया है। वाराणसी समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है। 30 की स्पीड से हवाएं चल रही, इससे गलन बढ़ गई है। ठंड के चलते प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 10 की जान गई है। 48 घंटे में मौत का आंकड़ा 25 है। सीएम योगी ने ठंड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। कहा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे, इलाज में किसी भी तरह की परेशानी न हो, हर व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। कोहरे के चलते वाराणसी में 13 जबकि लखनऊ 100 से अधिक में 10 फ्लाइट्स देरी से आईं। ट्रेनों पर भी असर देखने को मिला। कानपुर और वाराणसी रेलवे स्टेशन आने वाली करीब 200 ट्रेनें 12 घंटे तक लेट रहीं। मौसम विभाग ने 40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज और मुजफ्फरनगर में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का कहना है 9 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी कंडीशन रहेगी। 11 जनवरी से फिर बारिश हो सकती है। 20 जनवरी तक हालात ऐसे ही रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठंड और शीतलहर को लेकर मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट रहे, इलाज में किसी भी तरह की परेशानी न हो, हर व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। सीएम ने कहा, ठंड के चलते सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज और सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। बच्चे, बुजुर्ग ज्यादा सावधानी बरतें। सीएम योगी ने बुलाई बैठक। एचएमपीवी वायरस को लेकर यूपी सरकार का अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस हो या मौसमी बीमारियां, इनसे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे। भीषण ठंड व शीतलहर के कारण सर्दी, खांसी, श्वास से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी संभावित है। सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। जांच हो या दवाओं की उपलब्धता, सब कुछ चाक चौबंद हो, आम आदमी को परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में योगी ने कहा कि ठंड के मौसम में आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम रखें। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। यह समय बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने वाला है। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सेक्टरों में इलाज के पुख्ता इंतजाम हो, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहे। बता दें, चीन में तेजी से फैलते ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 6 मामले भारत में मिलने की आईसीएमआर ने पुष्टि की है। आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। यूपी में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को गिनती के साथ रिजल्ट घोषित किया जाएगा। नामांकन इसी महीने 10 जनवरी से 17 जनवरी तक किए जा सकेंगे। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बसपा ने पहले ही उपचुनाव से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने भी सपा को समर्थन का ऐलान किया है। ऐसे में मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही होगा। मिल्कीपुर सीट लगातार सपा ही जीतती रही है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यह सीट जीती थी। 3 नए कानूनों को लेकर अमित शाह ने गृह मंत्रालय में बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक बैठक की समीक्षा करेंगे। इस मीटिंग में शामिल होने के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्य जेल अधिकारियों द्वारा विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले एक निश्चित निर्धारित प्रारूप में जेलों में बीएनएसएस की धारा 479 के क्रियान्वयन की स्थिति मंत्रालय को उपलब्ध कराएं।
बिजली विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप। विद्युत विभाग की ओर से चलाए गए अभियान में 220 बकायेदारों का विद्युत कनेक्शन काट दिया और केबल जब्त कर लिया। कई लोगों को नोटिस भी थमाया। इससे बकायेदारों में खलबली मची है। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार की ने बताया कि विभाग ने बकायेदारों से करीब 35 लाख रुपए के राजस्व की वसूली की है। अवाया विद्युत उपकेंद्र के जेई जितेंद्र कुमार ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि आमजन को एक मुश्त योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि सद्दोपुर एवं भुअरा खुर्द गांव में करीब 60 बकायेदारों का विद्युत कनेक्शन काटा गया है, जबकि यहां 30 बकायेदारों का ओटीएस योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। यूपी में बिना फिटनेस बुलडोजर पकड़ना पीटीओ के सिपाही को पड़ा महंगा। फिटनेस, टैक्स, बीमा व प्रदूषण खत्म होने के बाद भी सड़क पर चल रही जेसीबी को रोकना पीटीओ यात्री कर अधिकारी के सिपाही को महंगा पड़ गया। सिपाही से अभद्रता कर जेसीबी मालिक अपने बेटे के साथ चालक समेत जेसीबी को छुड़ा ले गया। पीटीओ की सूचना पर पहुंची पुलिस जेसीबी को थाना लाई और चालान कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सरेराह सिपाही को पीटा गया। हालांकि पीटीओ ने मारपीट की बात से इनकार किया है। चर्चा है कि रसूख के सामने सिपाही से मारपीट के मामले में कार्रवाई कराने की जगह अधिकारियां इन्हें पैर पीछे कर लिए। पीटीओ शहर किदवई के स्टाफ के सिपाही मोबिन ने बताया कि मंगलवार सुबह पीटीओ स्टाफ के साथ कानपुर लखनऊ हाईवे पर अजगैन के नवाबगंज कस्बा के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक जेसीबी वहां से निकलती दिखी। जेसीबी नंबर को सर्च किया गया तो वाहन की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण व टैक्स सब समाप्त मिला। एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट। वाराणसी एयरपोर्ट पर होगी यात्रियों की स्क्रीनिंग। देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का केस मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पर निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु सहित अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वाराणसी से बंगलुरु की सीधी फ्लाइट है। अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट उड़ान भरती है। कर्नाटक और गुजरात में वायरस संक्रमित मिल चुके हैं, इसलिए खास सतर्कता बरतने की तैयारी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है। अब शासन स्तर से विस्तृत गाइडलाइन का इंतजार है। सीएम योगी 9 जनवरी को महाकुंभ आएंगे, 6 कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं। वह करीब 6 घंटे तक यहां रहेंगे। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री महाकुंभ संबंधित कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री यहां 6 कॉरिडोर का लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें यमुना किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, मां अलायब शंकरी कॉरिडोर, नाग वासुकी मंदिर कॉरिडोर, पड़िला महादेव कॉरिडोर व तक्षक तीर्थ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। सीएम के आने के सूचना मिलने पर अधिकारियों ने तैयारियां और तेज कर दी है। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। भाजपा ने अफसरों के माध्यम से हिंसा करवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने संभल में जानबूझकर अफसरों के माध्यम से हिंसा करवाई है और मासूम लोगों पर अत्याचार किया गया। सपा का प्रतिनिधिमंडल जब संभल गया तो उसे रोका गया, वहां जाने नहीं दिया गया। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी? उन्होंने कहा कि इस घटना के माध्यम का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 2 पहिए हैं, एक अन्याय और दूसरा भ्रष्टाचार। ये लोग भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए प्रदेश में जगह जगह हिंसा कर रही हैं। अधिकारी अन्याय की सभी सीमाओं को पार कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अलीगढ़ में होगी तैनाती। अलीगढ़ जिले के 3039 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 45 पदों के लिए कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। इन रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। डीपीओ ने बताया कि इन कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के टीकाकरण का प्रबंध करना है। इसके अलावा बच्चों के लिए पूरक पोषण के वितरण के साथ साथ गर्भवती और धात्री महिलाओं तक पोषक सामग्री पहुंचाना है। महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य और चिकित्सा जांच की निगरानी जिम्मेदारियों में से एक है। यूपी में कड़ाके की ठंड और शीतलहरी को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या जनपद में कक्षा 9 से 12वीं तक के समस्त विद्यालयों में 7 से 13 जनवरी तक के लिए अवकाश कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा, संस्कृत सहित कक्ष 9 से 12 तक संचालित समस्त विद्यालयों में 7 से 13 जनवरी तक के अवकाश घोषित किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों सहित समस्त स्टाफ को विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। राम मंदिर की जासूसी वाले चश्मे से खींची तस्वीरें।
अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में एक व्यक्ति जासूसी वाले चश्मे के साथ पकड़ा गया। वह चश्मे के अंदर लगे कैमरे से राम मंदिर में सिंहद्वार के पास तस्वीरें खींच रहा था। सुरक्षा में लगे जवानों को शंका हुई, तभी वह पकड़ में आ गया। ताज्जुब की बात है कि वह सभी चेक पॉइंट्स को पार कर गया था। आरोपी गुजरात का व्यापारी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही हैं। चश्मे की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। घटना सोमवार दोपहर 3 बजे की है। राम जन्मभूमि परिसर में कैमरा, मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट के मानकों में बदलाव। डीएम सर्किल रेट तय करने में अब किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। प्रदेश भर में सर्किल रेट के पुनरीक्षण से पहले राज्य सरकार नए सिरे से मानकों का निर्धारण करेगी। सभी जिलों में सर्किल रेट के पुनरीक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर बैठक बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार सर्किल रेट के पुनरीक्षण संबंधी स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के प्रस्तुतिकरण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट के पुनरीक्षण में विसंगतियों को पहले दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे से लगे एक गांव का सर्किल रेट पास के ही दूसरे गांव से क्यों कम ज्यादा रहता है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। कई मंडलों के कमिश्नर समेत 11 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। आजमगढ़, विंध्याचल, चित्रकूट और कानपुर के कमिश्नर इसके दायरे में आए हैं। इसके साथ ही कई प्रमुख सचिवों की जिम्मेदारियों में भी फेरबदल किया गया है। 2 दिन पहले ही प्रमोशन पाने वाले आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी गई थीं। इनमें कई आईएएस के पर भी कतरे गए थे। सीएम योगी के सबसे खास अफसर संजय प्रसाद को दोबारा प्रमुख सचिव गृह बनाया गया था। संभल के एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करने पर की कार्रवाई। एसपी ने कानून व्यवस्था संभालने में लापरवाही और जन सुनवाई में लगातार आ रही शिकायतों के कारण गुन्नौर कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया है, जिसमें एसपी कार्यालय में लगातार आ रही शिकायतों में क्षेत्र में चोरी की वारदातों की बढ़ोतरी और कोतवाल द्वारा जन सुनवाई में लापरवाही बरतने का आरोप था। क्षेत्र में बढ़ती अपराधों की घटनाओं और जन सुनवाई में लापरवाही के कारण पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। योगी सरकार के दिव्य, भव्य और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली गई स्वच्छता रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दिव्य, भव्य और स्वच्छ महाकुंभ के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी एजेंसियों, जनप्रतिनिधि से लेकर शहर के सभी नगरवासी प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ महाकुंभ का संदेश लेकर शहर में स्वच्छ रथ यात्रा का आयोजन इसी का हिस्सा है, जिसमें बड़ी संख्या में जन सहभागिता देखने को मिली। नगर निगम के सभी पार्षद, सफाई कर्मी और मेयर भी इसमें शामिल हुए। बीएचयू में पीएचडी आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी। छात्रों के लंबे इंतजार के बाद बीएचयू ने सोमवार को जून 2024 के पीएचडी प्रवेश की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। यूजीसी के निर्देश के बाद बीएचयू इस बार रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराएगा। इस श्रेणी में उन छात्रों का प्रवेश लिया जाएगा जो एनटीए की नेट परीक्षा में पीएचडी के लिए अर्ह घोषित किए गए हैं। पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी तक चलेगी। बीएचयू में इस बार भी पीएचडी की लगभग 1500 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। खास ये है कि इस बार संबद्ध कॉलेजों में भी विभिन्न विषयों में 125 सीटों पर शोध कराया जाएगा। हरित महाकुंभ में जुटेंगे 1000 से ज्यादा पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता। महाकुंभ प्रयागराज संस्कृति और आध्यात्म के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश प्रसारित कर रहा है। यहाँ 31 जनवरी को हरित महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से 1000 से ज्यादा पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के ज्ञान महाकुंभ 2080 के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत यह विशिष्ट कार्यक्रम प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित किया जाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञान महाकुंभ के मुख्य संरक्षक हैं। जितना बड़ा संभल शहर, उससे ज्यादा वक्फ की जमीन। संभल में बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जामा मस्जिद मंदिर विवाद काफी आगे बढ़ गया है। जितना संभल शहर का इलाका नहीं, उसे कहीं ज्यादा पर वक्फ संपत्ति का दावा ठोक दिया गया है। सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर के संभल शहर में वक्फ की 20 प्रॉपर्टी बताई जा रही है। डीएम ने इन कागजात की जांच कराई तो ये 20 प्रॉपर्टी 7 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की निकली। ऐसे में डीएम ने फर्जी कागजात बनाने की एफआईआर दर्ज करा दी। साथ ही पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा चलाएगी संविधान गौरव अभियान। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी। इस अभियान का उद्देश्य संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ाना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करना है। यह जानकारी भाजपा के जिला प्रभारी अशोक राजपूत ने कानपुर देहात जिला कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में दी थी। 100 एनएसजी कमांडो ने संभाली महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था।
महाकुंभ मेले में देश विदेश से करीब 45 करोड़ श्रद्धालु, पर्यटक, स्नानार्थी, कल्पवासी तथा वीआईपी आने हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर कई स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। महाकुंभ की सुरक्षा में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 100 कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। एनएसजी की 2 टीमें और आनी हैं। अत्याधुनिक हथियारों व संसाधनों से लैस एनएसजी के जवान महाकुंभ की सुरक्षा मजबूत करेंगे। इनके पास हेलीकॉप्टर भी है, जिससे किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद को पहुंच सकेंगे। महाकुंभ में आतंकी गतिविधियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आतंकियों से निपटने में दक्ष एनएसजी की टीम को भी मेला क्षेत्र में लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि एनएसजी की 2 टीमें आ गई हैं। दोनों टीमों में 50-50 कमांडो हैं। शेष 2 टीमें भी जल्दी आ जाएंगी। श्रावस्ती में पकड़ा गया नूरी बाबा। हाल ही में एक मदरसे से नकली नोटों और प्रिंटिंग उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि वह रमजान के दौरान मुंबई जाकर चंदा इकट्ठा करता था और नेपाल या पश्चिम बंगाल की यात्राएं भी करता था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान कनेक्शन के संकेत मिलने की आशंका जताई जा रही है कि उसके संबंध आईएसआई से हो सकते हैं। नूरी बाबा श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गंगापुर गांव का निवासी है। वह कबाड़ी के काम से शुरुआत कर धीरे धीरे नकली नोटों के व्यापार में आ गया। उसने गांव में एक मदरसा खोला, जिसकी आड़ में वह अपने गैरकानूनी कामों को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके ठिकाने से नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इसके अलावा प्रिंटर और अन्य उपकरण भी मिले हैं, जिनसे नकली नोट छापे जा रहे थे। महाकुंभ में डुबकी लगाएंगी अरबपति महिलाएं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ में दुनिया की जिन अरबपति महिलाओं के ठहरने के लिए संगम की रेती पर महाराजा डीलक्स के अलावा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉटेज लगाए जा रहे हैं, उनमें एप्पल की मालकिन लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीट बटिगिग और कमला हैरिस जैसी हस्तियों के राजनीतिक सामाजिक अभियानों में हिस्सा ले चुकी एप्पल की मालकिन लॉरेन पॉवेल जॉब्स पौष पूर्णिमा पर प्रथम डुबकी के साथ संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। लॉरेन महाकुंभ के शुभारंभ के दिन आएंगी। उनके ठहरने की व्यवस्था निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में की गई है। वह 29 जनवरी तक उनके शिविर में रहकर सनातन धर्म को समझेंगी। सहारनपुर में 3 व्हीलर चालकों और बस कंडक्टर की मारपीट सवारी बैठाने को लेकर हुई झड़प। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में स्थित चिलकाना बस स्टैंड पर सवारियों को बैठाने को लेकर टेम्पो चालकों और बस कंडक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक दूसरे बीच लात घूंसे और सरिये चले, जिसका एक वीडियो सामने आया है। मारपीट के बाद बस एसोसिएशन ने बसों का संचालन ठप करने की चेतावनी दी है। मदरसों में पड़ेंगे गौरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। मदरसों में बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब मदरसों में बच्चों को गोरक्षा, हिमालय संरक्षण, आपदा प्रबंधन, टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण, जल संरक्षण जैसे पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। बाकायदा इसके लिए समय समय पर सेमिनार और रैलियां भी मदरसों में आयोजित कराई जाएंगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी के मुताबिक छात्र छात्राओं को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम दिलाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम राज्य सरकार कर रही है। कासमी के मुताबिक राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। कासमी के मुताबिक राज्य में 60 से ज्यादा मदरसों ने कई सालों से मान्यता को आवेदन किया हुआ है, लेकिन मान्यता कमेटी नहीं होने से मान्यता अटकी है और वह अपंजीकृत मदरसों की श्रेणी में आते हैं और जांच के घेरे में भी। बताया कि अब मदरसा बोर्ड में मान्यता कमेटी गठित हो गई है। जल्द ही समिति की बैठक के बाद इन्हें मान्यता दी जाएगी। चाइनीज मांझे से मौत के बाद जागी पुलिस हादसा होते ही शहर भर में प्रतिबंधित मांझे के खिलाफ छापेमारी। शहर में चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कटते ही पुलिस को प्रतिबंधित मांझे की याद आई। जैसे ही मेडिकल क्षेत्र में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के घर के पास हादसा हुआ, उधर हादसे की सूचना फ्लैश हुई। तुरंत पुलिस की टीमें बाजारों में निकल पड़ी। चाइनीज मांझों की दुकानों पर पुलिस पहुंची और जांच करने लगी। जहां भी खतरनाक मांझा चला उसे जब्त कर लिया। अगर पुलिस पहले जागती और पहले ही अभियान चलाकर प्रतिबंधित मांझा जब्त कर लेती तो शायद बाइक सवार युवक की जान बच जाती। ये हादसा नहीं होता। लखनऊ में 10 जनवरी से अग्निवीरों की भर्ती होगी। लखनऊ में 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती का आगाज हो गया है। 22 जनवरी तक चलने वाली इस भर्ती में 13 जिलों के 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें रैली के लिए प्रवेश पत्र उनके पंजीकृत ईमेल पर भेज दी गई है। सभी अभ्यर्थी जो एमसी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम लखनऊ में रैली में भाग लेंगे, उन्हें रैली अधिसूचना में दिए गए अनुसार दौड़ और परीक्षणों का अभ्यास करने की सलाह दी गई है।
यूपी में प्राइवेट बसों के लिए बनेंगे पार्किंग स्थल। राज्य सरकार शहरों में 2 पहिया व 4 पहिया गाड़ियों की तरह अब निजी क्षेत्रों में चलने वाले गैर प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाली बसों के लिए पार्किंग स्थल बनाने जा रही है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। इन पार्किंग स्थलों पर बसों को खड़ी करने के साथ ही दुकान और रेस्टोरेंट की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेज कैरेज बस, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑफ ऑनल, इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति संबंधी प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। महाकुंभ मेले में आतंकियों की पहचान करेंगे स्पॉटर्स। 5 राज्यों से बुलाए गए। प्रयागराज मेले के दौरान ट्रैक की निगरानी के लिए रेलवे सुरक्षा बल के 500 जवानों को लगाया गया है। इतना ही नहीं, बल को आधुनिक उपकरणों से भी लैस किया गया है। उत्तर मध्य रेलवे के आईजी आरपीएफ अमीय नंदन सिन्हा का कहना है कि आरपीएफ हर मोर्चे को संभालने के लिए तैयार है। अलग अलग शिफ्ट में जवान 24 घंटे विभिन्न स्थानों पर ट्रैक की निगरानी करेंगे। इसके अलावा आरपीएफ की विशेष कोरस कमांडो ड्रोन कैमरों और 1000 सीसीटीवी से निगरानी करेंगे। आईजी आरपीएफ के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों में अपराधियों व संदिग्ध आतंकियों को ट्रेस करने की क्षमता है। जस्टिस शेखर यादव ने हिंदू के रूप में बयान दिया। कठमुल्ला बोलना हेट स्पीच नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव ने बीते दिनों विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। उनकी इस टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया था और उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में रखा गया है। इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए जस्टिस यादव के समर्थन में एक जनहित याचिका मंगलवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हुई, जिसे बेंच ने खारिज कर दिया। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश की व्यवस्था बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगी। उनका कहना था कि परिवार भी बहुमत के हिसाब से चलता है, तो देश इस तरह चलाने में क्या गलत है। योगी सरकार की ग्रामीणों को बड़ी सौगात। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में सामुदायिक अंशदान का वहन अब योगी सरकार करेगी। हर घर तक नल पहुंचाने में पूंजी लागत का 10% भाग सामुदायिक अंशदान के रूप में ग्रामीणों से लिए जाने की योजना थी, लेकिन योगी सरकार ने तय किया है कि इस राशि का बोझ आमजन पर न पड़े। इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भिखारी को दिल दे बैठी 6 बच्चों की मां। आए दिन प्रेम प्रसंग के तमाम किस्से सुनने और देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यूपी के हरदोई जिले से जो मामला सामने आया है वह हैरान परेशान कर देने वाला है। यहाँ 6 बच्चों की महिला को एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महिला को जिस व्यक्ति से प्यार हुआ वह न तो कोई नौकरी पेशा था और न ही कारोबारी। महिला एक भिखारी से प्यार कर बैठी। भिखारी अक्सर महिला के घर भीख मांगने आता था। इसी दौरान दोनों की नजरें लड़ गईं और एक दूसरे को दिल दे बैठे। महिला के पति को इसकी खबर ही नहीं लगी। एक दिन महिला बाजार जाने के बहाने भिखारी के साथ रफू चक्कर हो गई। राहुल गांधी ने नहीं दिया जवाब बरेली कोर्ट से। दूसरा समन जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बरेली के जिला जज न्यायालय से जारी समन का कोई जवाब नहीं दिया गया। मंगलवार को दोनों नेताओं के खिलाफ दायर रिवीजन याचिकाओं को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही दूसरा समन जारी कर कोर्ट ने राहुल गांधी को 18 जनवरी और असदुद्दीन ओवैसी को 19 जनवरी को याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश होने के आदेश दिए हैं। नोएडा प्राधिकरण ने 480 करोड़ की जमीन कराई कब्जा मुक्त। नोएडा प्राधिकरण ने 480 करोड़ रुपए की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया। ये जमीन नोएडा के डूब क्षेत्र में सोरखा गांव की है। यहाँ अवैध रूप से कॉलोनाइजर ने कब्जा किया था। बाउंड्री वॉल बनाकर प्लाटिंग की जा रही थी। जानकारी मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने पहले निरीक्षण किया। इसके बाद 50 से ज्यादा प्राधिकरण कर्मी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 3 घंटे तक जेसीबी से अवैध निर्माण को ढाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ये पूरा एक्शन नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल 6 की अगुवाई में किया गया। महाकुंभ में 2-2.5 हजार साल पुरानी कलाकृतियों को देख वह समझ सकेंगे श्रद्धालु। महाकुंभ में एक तरफ जहां सभी प्रमुख देवस्थलों का एक विशेष स्थल पर संगम किया गया है, वहीं प्रदेश भर के पुरातात्विक महत्व के स्मारकों व स्थलों कलाकृतियों का भी संगम होगा। इसमें कई चीजें 2-2.5 हजार साल पुरानी भी हैं। संस्कृति विभाग इन प्रमुख स्थलों के 3D होलोग्राफिक मॉडल, वर्चुअल रियलिटी, ऑडियो रियलिटी तकनीकी से संग्रहालय के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पहलुओं का वास्तविक अनुभव कर पाएंगे। प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ पार्षद ने दी तहरीर। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस पार्षद दल की नेता ममता चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को पूर्व सांसद
रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बाजारखाला थाने में तहरीर दी है। मालवीय नगर वार्ड की पार्षद ममता चौधरी दोपहर में महिला कार्यकर्ताओं के साथ बाजारखाला थाने पहुंची। वहां दरोगा से मिलकर तहरीर दी। उन्होंने तहरीर में लिखा कि पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने वायनाड सांसद प्रियंका गांधी पर एक अभद्र टिप्पणी की। वह टिप्पणी एक्स और फेसबुक एवं कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित हुई। ममता चौधरी ने कहा कि महिला के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना नितांत गलत है। इससे तमाम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। टिप्पणी की वजह से छवि धूमिल हुई है। पूर्व सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। थाना प्रभारी बाजारखाला ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क। मऊ में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अफजल अहमद की 1,51,00,000 रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। इस कार्रवाई से आरोपी अफजल अहमद के पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मऊ पुलिस ने गाजीपुर जिले के मर्दह थाना क्षेत्र अंतर्गत नेवादा गांव में स्थित अफजल के मकान और फार्म हाउस को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने डुगडुगी बजाकर संपत्ति कुर्क करने की औपचारिक घोषणा की है। थाना दक्षिण टोला की पुलिस ने यह कदम गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत उठाया है। डीएम ने की गौंश संरक्षण अभियान की समीक्षा। कानपुर देहात में जिलाधिकारी आलोक सिंह ने कलेक्ट्रेट के मुक्तेश्वरी देवी सभागार में निराश्रित गौंश संरक्षण, गौशालाओं में गोवंशों को ठंड से बचाव, गौ आश्रय स्थल संचालन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को अभियान चलाकर निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष निगरानी के साथ हॉटस्पॉट इलाकों में गौवंशों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए और प्रमुख सड़कों व हाईवे पर विशेष ध्यान रखा जाए। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।